तो आज अपन मोशनल ईएमएफ के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। इसमें अपन एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर एक रॉड मूव कर रही होती है, वो सीखेंगे। और फिर एक रोटेटिंग रॉड, वो भी मोशन में है ना, उसके अंदर अपन मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स पर आज मेनली कवर करने वाले हैं। तो पहला तो वो कंडक्टिंग रेल्स वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा, जो बहुत ही पॉपुलर और क्लासिकल क्वेश्चन है। पहले उसको डील कर लेते हैं, उसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स, लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स हैं। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके ऊपर स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन रिक्शन नहीं। इसके ऊपर एक ऐसी रॉड रखी हुई है, this is a conducting rod, this is a conducting rod। वो कोने में से खूंटी टाइप की बनी हुई है ना, और ये लेंथ L है, मतलब रॉड की लेंथ L है। इन दोनों कंडक्टिंग रेस के इस एंड को कनेक्ट करने के लिए एक रेजिस्टर लगा दिया है हमने, R है ना। रॉड का रेजिस्टेंस दिया हुआ भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। और इस रीजन में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में B, उसको मैं ऐसा B से लिख दे रहा हूँ बस, क्रॉस में B अंदर की तरफ है ना। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। हो सकता है अर्थ की फील्ड हो, या हो सकता है नॉर्मल कोई भी फील्ड हो सकती है। हम किसी इससे मैग्नेट के बीच रख दें, कहीं भी रख दें, ऐसा सिस्टम है ना, कि आर लगा हुआ है, एक रॉड है लेंथ की, और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं कि इस रॉड को दूर की तरफ लेके जाते हैं v वेलोसिटी से। वी पुल दिस रॉड विद वेलोसिटी v, इसको v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, और मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। हम इसे v की कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं दूर की तरफ, है ना। तो अपन फैराडे से भी सोच के देखें कि जो लूप बनेगा, अगर मैं लूप का नाम दूं तो मैं लूप का नाम देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 लूप बनेगा, इस लूप से फ्लक्स इंक्रीज होगा, इस लूप से फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, ये सब अपन जानते हैं। मोस्ट में से सोचे तो भी आ जाएगा, उससे ही करेंगे अपन। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चंस ये हैं। फाइंड, पहला, induced EMF in the rod, induced EMF in the rod। इस रॉड में, मतलब कौन सी रॉड है, 2 3, induced EMF कितना है। सेकेंड क्वेश्चन, current induced in the rod। थर्ड क्वेश्चन, magnetic force acting on rod 2 3, rod 2 3 पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, external force required to pull the rod with constant velocity। जो आपको दे रखा है कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, तो इसके लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा कि हम इसे खींच पाएंगे। पांचवा, एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा है तो पावर ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट, पावर ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। और छठा क्वेश्चन, पावर लॉस इन रेजिस्टर, कि रेजिस्टर में कितनी पावर लॉस होगी। तो ये 6 क्वेश्चन है अपने पास, है ना। एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। चीज समझनी इंपॉर्टेंट है कि एक रेल है, उस रेल के ऊपर एक रॉड, कंडक्टिंग रॉड को v वेलोसिटी से मैं खींच के लेके जा रहा हूँ, तो अपने को ये सब बातें बतानी है। तो देखो मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, सुनने वाली बात है। सबसे पहला,
तो जो मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट अपन ने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपको हो गया कि सर आप इस रॉड को दूर की तरफ लेके जा रहे हो v वेलोसिटी से, वेलोसिटी इज v, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, तो इस रॉड में ईएमएफ आएगा, कितना आएगा BVL, दिस लेंथ इज L, तो ईएमएफ कितना आएगा रॉड में BVL, और इसकी पोलरिटी भी देख सकते हो, वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर है, मैंने पोलरिटी देखना सिखाया था, वेलोसिटी राइट साइड, फील्ड अंदर की तरफ, तो पाम ऊपर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब ऊपर की तरफ आएगा हाई पोटेंशियल, ये आएगा हाई पोटेंशियल पे, ये आएगा लो पोटेंशियल पे, मतलब इसमें इफेक्टिवली एक बैटरी लगेगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कितने की, BVL की, और बैटरी ऐसे लगेगी, मैंने आपको देखना सिखाया था, है ना, मैंने कहा था कि जैसे चार्जेस पे फोर्स निकालते थे वैसे ही राइट हैंड पाम रूल यूज करो, थंब के लॉन्ग वेलोसिटी, फिंगर्स के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब राइट की तरफ, तो पाम है ऊपर की तरफ, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स ऊपर आएगा, इसका मतलब ऊपर हाई पोटेंशियल होगा, नीचे लो पोटेंशियल। ये अपनी बैटरी बन गई, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, और सेकंड भी यहीं से आ गया। सेकंड क्या है कि भाई अगर बैटरी ऐसे लगी है तो करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे, एंड व्हाट विल बी करंट, तो ईएमएफ का आंसर आ गया BVL, करंट का आंसर आ गया बेटा BVL अपॉन R, करंट अपॉन रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, so it is BVL upon R, this is current in the circuit या current in the rod, तो ये दो पार्ट तो हो गए, है ना, मतलब इस रॉड में I करंट जा रही होगी। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या पूछा था, पूछा था कि भाई इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, देख लेते हैं। तो आप सोच के देखना कि मान लो ये की करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है करंट कैरिंग वायर जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, ये वाली वायर मैंने यहाँ बना दी, क्या इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा, तो आप जानते हैं कि हर करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता है, तो कैसे निकालते हैं, ILB फॉर्मूला होता है, करंट इधर फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ है, यहाँ से लेफ्ट में, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एंड इट विल बी ILB, इट विल बी ILB, इसका मतलब इस रॉड का रिटार्डेशन होगा, अगर मैं इसको वेलोसिटी इधर दे रहा हूँ और इस पे फोर्स पीछे की तरफ है, तो इसका रिटार्डेशन होगा किस फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द रॉड 2 3 इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो दिस मैग्नेटिक फोर्स विल कॉज रिटार्डेशन, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हम इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, इसका मतलब रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए इस पे राइट की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, किसी बात आपको इस पे राइट की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, क्यों लगाना होगा, क्योंकि आपको हो गया सर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू ILB, तो जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसका आंसर है कि एक्सटर्नल फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स हम जीरो करना चाहते हैं, इज इक्वल टू ILB, आई की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो BVL अपॉन R, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन, ये थर्ड एंड फोर्थ का आंसर। मैंने क्या कहा कि अगर ये करंट कैरिंग रॉड है तो इसका रिटार्डेशन होगा पीछे की तरफ, फोर्स लगेगा पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का, और मैं चाहता हूँ अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना तो मुझे इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में, भाई एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है तो उसकी पावर भी होगी, ये रहा एक्सटर्नल फोर्स और ये रही वेलोसिटी इसकी, तो अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट की पावर निकालूं, पावर ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट, पावर होता है F डॉट V, दोनों पैरेलल है, तो इट विल बी ILB इंटू V, तो ये जो फोर्स आया है उसको और V से मल्टीप्लाई कर दो, V स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, so this is power of the external agent,
पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टाइम इसको इतनी पावर दे रहा है या इतनी एनर्जी दे रहा है, v स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ v था तो एक v से और मल्टीप्लाई हो गया। एंड अगर आपसे पूछे कि रेजिस्टर की पावर क्या होगी, पावर लॉस इन रेजिस्टर, बेटा एक रेजिस्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टर में पावर को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर। क्या लिख सकता हूँ? आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू ये रही, वी स्क्वायर एल अपॉन आर, इसका स्क्वायर करो इंटू आर करो तो आप देखोगे कि वो भी सेम आ जाएगा। मतलब पावर ऑफ द एक्सटर्नल और पावर ऑफ द रेजिस्टर ये सेम आ गया। तो एक्चुअली यहाँ आप सोच के देखते हो तो पता है क्या हो रहा है? एक्सटर्नल एजेंट इज सप्लाइंग पावर। एक्सटर्नल एजेंट पावर सप्लाई कर रहा है, पावर या एनर्जी। एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी सप्लाई कर रहा है एंड इट इज बीइंग लॉस्ट इन रेजिस्टर। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, यही ईएमआई है। मैग्नेटिक फोर्स की पावर 0 आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स की पावर आप यहां से कैलकुलेट करके सोचो तो 0 आ रही है। भाई इस सर्किट में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है क्या? नहीं, आपने इसको जो भी वेलोसिटी दी है वो कांस्टेंट है। तो आप यहां से इसको एनर्जी दे रहे हो, इस सर्किट को या इस सेटअप को आप यहां से एनर्जी दे रहे हो। कैसे? मैकेनिकली यू आर पुलिंग इट, सो यू आर गिविंग इट एनर्जी मैकेनिकली। आप इसको मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से दे रहे हो और वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और आप पर यूनिट टाइम जितनी मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो या जितनी पावर दे रहे हो उतना ही रेजिस्टर में लॉस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डूइंग एनी वर्क। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 होता है। ये सर्किट को एनर्जी नहीं दे सकता है ना। देखो ध्यान से, ये एनर्जी, ये रिटार्डेशन तो कर रहा है पीछे की तरफ, लेकिन ये एनर्जी नहीं दे रहा है। ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, और ये एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर ये सप्लाई नहीं करेगा तो कुछ टाइम बाद ये रॉड रुक जाएगी, क्योंकि वो पूरी एनर्जी, मान लो मैं कहूँ कि मैं इस रॉड को वी वेलोसिटी से धक्का देके छोड़ दूं, क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये रॉड आगे चल के रुक जाएगी और पूरी एनर्जी यहाँ रजिस्टर में लॉस हो जाएगी। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फ्लक्स चेंज से या ईएमएफ इंड्यूस्ड के थ्रू जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो किसमें चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हर जगह यही होता है ईएमएफ, किसी ना किसी फॉर्म में वो मैकेनिकल एनर्जी हम उसे दे रहे होते हैं, चाहे वो टरबाइन को घुमा रहे हो पानी से या स्टीम से या जैसे भी घुमा रहे हो या ओशन से, और वो मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन के घूमने से या जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जितना फोर्स हमने लगाया ये फोर्स है। एक्सटर्नल एजेंट की जो पावर है, वही जो पावर सप्लाई कर रहा है एक्चुअली पॉजिटिव में, उतनी पावर लॉस हो रही है रेजिस्टर में। पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज 0। पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज 0। मैग्नेटिक फोर्स की पावर कितनी है? 0। तुम पहले भी जानते हैं इसकी पावर 0 होती सॉरी, इसकी पावर 0 होती है। अब आप कहोगे सर ये बात मतलब मैथमेटिकली तो दिख रही है, हो रही है, सामने दिख नहीं रही। कि हमें तो दिख रहा है सर ये फोर्स पीछे लग रहा है और वेलोसिटी आगे है तो पावर नेगेटिव आनी चाहिए। बिल्कुल आपको दिख रहा है, बट आप आधी चीज देख रहे हो। देखो ध्यान से, इस रॉड के अंदर जो आपको मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है, आपको आधा ही दिख रहा है। कैसे आधा दिख रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी तो जा रहा है, फील्ड अंदर है। ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी जा रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी जा रहा है। भाई ये रॉड आगे भी तो जा रहा है।
जो ये v1 वाली वेलोसिटी है उसके कारण जो आपको इस पे फोर्स दिखा ना, वो ये दिखा, मैं इसका मैग्नेटिक फोर्स ड्रॉ करता हूँ। और जो ये v2 वाली वेलोसिटी है, याद करो जब अपन ने मोशन ईएमएफ कैलकुलेट किया था, है ना, कि वेलोसिटी इधर फील्ड अंदर, तो इस पे एक फोर्स ये ऊपर आया, दिस इज F2। जब अपन ने पहली बार मोशन ईएमएफ डिराइव किया था और अपन ने कहा था कि इस पे पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा उस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे आएगा, बैलेंस होगा। तो इस रॉड के आगे जाने और रॉड में करंट फ्लो होने से अंदर के जो चार्जेस है ना, उनकी दो टाइप की मोशन है। एक आगे की तरफ v वेलोसिटी से, और एक रॉड की लेंथ के अलोंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये दोनों वेलोसिटीज है। तो जो नेट जो वेलोसिटी है ना इन चार्जेस की, वो इस तरफ है, और जो बेटा नेट फोर्स है ना, वो इस तरफ है। और ध्यान से देखिए, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जो नेट फोर्स है, जो नेट वेलोसिटी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसकी पावर 0 आ सकती है, जो आपको वहां एक ही वेलोसिटी दिख रही है एक्चुअली में, क्योंकि आप बस मैकेनिकल मोशन देख रहे हो, अंदर वाली मोशन को ढंग से नहीं देख रहे। तो मैग्नेटिक फोर्स की पावर इसलिए 0 आ रही है, क्योंकि ये दोनों, जो नेट वेलोसिटी है पार्टिकल्स की और जो नेट मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, वो आपस में 90 डिग्री। और हम जानते भी हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 होगा। तो यहाँ ये मैंने थियोरेटिकली 0 प्रूव कर दिया, एंड दिस इज मैथमेटिकल, कि आप जितनी पावर यहाँ से सप्लाई कर रहे थे वो पूरी की पूरी कहाँ गई, रजिस्टर में, हीट के फॉर्म में। मतलब मैं आपसे ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछ दूं ना, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, इन्हीं कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर एक रॉड थी, मैंने इसको v वेलोसिटी दे दी, v नॉट, है ना। इट इज गिवन v नॉट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, है ना। कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ऐसा रॉड रखी हुई थी तो धक्का मार दिया, तो इसको v नॉट वेलोसिटी दी। तो वेलोसिटी आते ही सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो क्या होगा, होगा यही कि बेटा कुछ टाइम बाद जाके ये रुक जाएगा, है ना। कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, बस इसको वी नॉट वेलोसिटी से टक से मारी और छोड़ दी, ये ऐसे आगे जाएगा और आगे चल के यहाँ के रुक जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने की ड्यूरिंग में सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। मैं आपसे पूछूं टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इस रॉड का मास m था और अगर लेंथ l था, तो आप पता है सीधे क्या लिख सकते हो, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, रॉड में टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, या टोटल हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। भाई रॉड की जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी, वही तो हीट के फॉर्म में लॉस हुई होगी। यही तो सीख रहे हैं कि रॉड की मैकेनिकल एनर्जी सीधे कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो रॉड की जो काइनेटिक एनर्जी थी मैकेनिकल, वही तो हीट के फॉर्म में लॉस हुई, एंड आंसर इज हाफ एम वी नॉट। ये आएगा आंसर। आप इसको इंटीग्रेट करके इक्वेशन लिख के निकालोगे तो भी यही आएगा। अपन सीधा सोच सकते हैं कि जो भी रॉड की मैकेनिकल एनर्जी थी, वही हीट के फॉर्म में लॉस होगी, और क्योंकि पूरी की पूरी लॉस हो गई, तो पूरी मैकेनिकल एनर्जी थी कितनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और वो लॉस हो गया होकर 0 हो गया। इसका मतलब हीट लॉस कितना हुआ होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। जैसे अपन ये इसकी इक्वेशन लिखेंगे अभी कि वी नॉट स्पीड दी है, तो टाइम के साथ इसका फंक्शन क्या होता है, बट फाइनली जब ये रुकेगा तो यही हो रहा होगा कि टोटल जो एनर्जी का लॉस होगा वो होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए, अपन आगे जाएंगे। साथ साथ भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक। और जो ये क्वेश्चन अपन ने किया ना कि वी नॉट स्पीड दी थी और बाद में 0 हो गई थी, इसी को अपन सॉल्व करेंगे किसी जनरल टाइम पे स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन क्या है आपके पास,
यही कंडक्टिंग रेल्स का सिस्टम है। और इसको v नॉट वेलोसिटी दी है एट t इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड अंदर b है, रेजिस्टेंस r है। तो आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, मैं मान लेता हूं किसी भी जनरल टाइम पे जब आगे अपन जा चुके होंगे, इस बार मैं कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा। तो किसी भी जनरल टाइम टी पे मान लेते हैं ये रॉड v वेलोसिटी से जा रही होगी। इसके v वेलोसिटी से जाने के कारण सर्किट में I करंट फ्लो रही होगी, इसे हम निकाल सकते हैं। इस I करंट के कारण इस पे पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा ही सही, और उसकी वैल्यू होगी ILV। तो इसकी वेलोसिटी आगे और इस पे फोर्स पीछे, तो इसका रिटार्डेशन होगा। तो मैं इसका रिटार्डेशन लिख रहा हूँ। सो रिटार्डेशन विल बी BLV force upon mass. Retardation will be BLV upon M। नहीं, गलत लिखा ना, ये तो करंट लिखी। एक मिनट, सॉरी, गलत लिखा ना, ये ILV अपॉन मास है ना। एक्सलेशन क्या आएगा, ILV अपॉन M, और I को रख दोगे यहाँ से BLV अपॉन R। इस टाइम पे V वेलोसिटी है, तो I कितना होगा, BLV वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो एक्सलेशन आएगा बेटा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन M। दिस इज एक्सलेशन, है ना। और ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कम हो रही है, तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, माइनस dv अपॉन dt, है ना। सो माइनस dv अपॉन dt इज b स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन m। v वालों को एक साथ ले आओ, तो dv अपॉन v इज इक्वल टू b स्क्वायर एल स्क्वायर बाय m इंटू dt माइनस साइन के साथ। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। v की लिमिट कहाँ तक, r रह गया। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, अरे समझ गया समझ गया, एम आर यही कह रहे हो ना। मुझे भी एक टर्म कम कम सी लग रही थी, आर, है ना। वी नॉट की लिमिट, वी की लिमिट वी नॉट से वी तक, वी की लिमिट वी नॉट से वी तक, और टाइम की लिमिट 0 से टी तक। भाई हमें यही तो बताना है किसी जनरल टाइम टी पे वेलोसिटी क्या होगी। तो वी नॉट 1 अपॉन वी नॉट का इंटीग्रेशन एल एन वी नॉट, वी बन जाएगा एल एन वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, ये तो बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। लॉग हटाओगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा, और ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन, मतलब वेलोसिटी का एक्सपोनेंशियल डिके होता है। कैसा डिके होता है, एक्सपोनेंशियल। याद है इसका ग्राफ कैसा आता है, वो सब बातें सही हैं जो अपन ने कैपेसिटर वाले ग्राफ्स में सीखी थी, ऐसा कुछ। हाफ लाइफ कितने टाइम बाद ये वेलोसिटी आधी हो जाएगी, तो टी अपॉन जो आएगा ना, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना, टी अपॉन एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो टी अपॉन वो, तो वो टाइम कांस्टेंट हो गया, तो टाउ तो लैम्डा एल एन टू उतने टाइम पे ये आधी हो जाएगी। मैं पूछूं कि अगर टाइम की वैल्यू में रख दूं एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 37%। वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फीचर्स है, तो वो आपने जो कैपेसिटर में सीखा सेम आप यहाँ किसी भी एक्सपोनेंशियल रिजल्ट में आएगा, सेम डैम्प्ड ऑसिलेशन में आएगा। अभी अपन इंडक्टर का सर्किट सीखेंगे, उसमें भी सेम आएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी सेम रिजल्ट आएंगे। केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो, वहां भी सेम रिजल्ट आएगा। तो वेलोसिटी का एक्सपोनेंशियल डिके होगा। टी इक्वल टू 0 रखोगे, देखो वी इक्वल टू वी नॉट आ रहा है। टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखोगे, देखो लॉन्ग टाइम के बाद वेलोसिटी 0 आ रही है। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। तो ये अपना वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होंगे।
वेलोसिटी निकाल ली तो अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। एक बार v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो आप इसमें ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो। आप इसमें रेजिस्टेंस एज अ सॉरी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो। पता है ये करंट का फंक्शन निकालोगे, मान लो तुमने यहाँ v रख दिया, फिर उसको आई स्क्वायर आर करोगे, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर आएगी, और फिर आई स्क्वायर आर डी टी, जहाँ आई ये है, इसको 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तुम अगर आई की वैल्यू वहां रखोगे बी एल वी अपॉन आर, और आई स्क्वायर आर डी टी को 0 से इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेट करोगे तो सॉल्व हो गया आएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। आना भी चाहिए, मैं तो पीछे ही बता चुका हूँ ना कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी वही कहाँ जाएगी? हीट के फॉर्म में। दिस इज मोशनल ईएमएफ, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। अब कई बार ना इसके ऐसे चेहरे बदल के क्वेश्चन ऐसे भी दिखने मिल जाते हैं सिंपल सिंपल से, कि आपको ऐसा मिल जाएगा कि एक रेल में ना एक की जगह दो तरफ रजिस्टर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए सर्किट बना लेना है। और आपसे कहेंगे कि भाई इसको ना इधर ले जाने दी वेलोसिटी, ले जाओ, क्या दिक्कत है। ये कुछ R1 होगा, ये कुछ R2 होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेना कि तुम कहोगे सर ये दो रजिस्टर है और बीच में मान लो फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो वेलोसिटी इधर, फील्ड अंदर, तो बैटरी ऐसे लग जाएगी। बस अब निकाल लो दोनों में करंट। ये R1 है, ये R2 है, दोनों पैरेलल में लगे हैं, है ना। तो पैरेलल में लगे हैं तो करंट अपन दोनों में लिख सकते हैं। इसमें करंट क्या होगी? बी वी एल अपॉन R1। इसमें करंट क्या होगी? बी वी एल अपॉन R2। और इसमें क्या होगी? दोनों का सम, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। कभी उनकी ज्यादा इच्छा हो गई तो कह देंगे कि इस रॉड का कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो अपने को एक सेल मिल जाएगा विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसके पैरेलल ये दो रेजिस्टर्स लगे होंगे। तो कई बार ऐसे वेरिएशन करके क्वेश्चंस भी दे देते हैं। कई बार वो क्या करेंगे, आपसे कहेंगे कि इसमें यहाँ एक कैपेसिटर लगा लो, और इसको मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, है ना। तो भी ईएमएफ क्या आएगा? बीवीएल। ईएमएफ क्या आएगा? बीवीएल। मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा यहाँ से? बीवीएल। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? सीवी। क्या लिखेंगे? सीवी, वोल्टेज। सी इज सी एंड वी इज बीवीएल। तो इतना चार्ज आ जाएगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके गए तो कांस्टेंट ईएमएफ है, कांस्टेंट ईएमएफ में चार्ज निकाल लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन रहता है, एससीवी का सॉल्व एग्जांपल है वैसे, वो थोड़ा सा केवीएल लगा के सॉल्व करना है, कि इसको ना कांस्टेंट फोर्स लगा के लेके जा रहे हैं, तो इस केस में इसके चार्ज का फंक्शन निकालना, तो फिर ज्यादा कुछ मुश्किल होता नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेट करके लाना पड़ता है। कि मान लो किसी जनरल टाइम पे ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा, बिल्कुल जैसे आपने सीखा वैसे ही, है ना। क्या इसको ना कांस्टेंट फोर्स लगा के ले जाते हैं कैपेसिटर वाले केस में। तो उस केस में अपन कहते हैं कि किसी जनरल टाइम पे v वेलोसिटी से जा रहा होगा। सुन लो बस कैसे अप्रोच करेंगे। ये फोर्स, पीछे की तरफ एक फोर्स आएगा आई एल वी, तो नेट फोर्स यहाँ से निकाल लोगे और एक्सेलरेशन निकाल लोगे, है। तो ए इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ से आ गया। फिर आप किसी भी टाइम पे लूप में केवीएल लिख सकते हो, तो केवीएल के टर्म में आप यहाँ का चार्ज लिख सकते हो, आई को डी क्यू बाई डी टी लिख दोगे तो उससे आ जाता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट अप्रोच बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ए इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, और फिर इस लूप में केवीएल लिख लेंगे कि वहाँ वहाँ पे जो ईएमएफ है वो है बीवीएल, और यहाँ है क्यू बाई सी। तो उसके लिए अपन उसको सम करके ला सकते हैं। जो आई आएगा ना, आई, उसको अपन लिख लेंगे डी क्यू बाई डी टी, या आई, जैसे लिखा ना फोर्स माइनस आई एल बी, उसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से लिखिए। इसे कांस्टेंट, अगर मुझे रजिस्टर वाले केस में इसे कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, और वो फोर्स उतनी ही पावर सप्लाई कर रहा होगा जितनी पावर हम रजिस्टर में लॉस कर रहे हैं। ठीक है।
अभी आगे इंडक्टर सीखोगे, इसमें इंडक्टर भी लगा सकते हैं, हमारे मर्जी है। तुम सोच के देखो ना ये सारे सवाल क्या है, कि तुम्हारे पास एक बैटरी है बीवीएल की, तुम बैटरी की तरह रजिस्टर लगा सकते हो, इंडक्टर लगा सकते हो, कैपेसिटर लगा सकते हो, है ना। वी कांस्टेंट है तो बैटरी कांस्टेंट ईएमएफ की है, वी वेरिएबल है तो बैटरी वेरिएबल ईएमएफ की। बस इतना ही करना है, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे वर्टिकल में, ये रेल जो हॉरिजॉन्टल थी ना, रेल हॉरिजॉन्टल ना होकर रेल वर्टिकल है, आर रेजिस्टेंस और इस पे रॉड ऐसा लगा दिया है ना, और इसको रिलीज किया है। रॉड का मास m है, लेंथ l है, इट इज रिलीज्ड। तो कहते हैं फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉड, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय रॉड। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड, अर्थ की फील्ड मान लो, है ना। तो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं ये रॉड जो है इस लॉन्ग रेल पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होती यही है। अच्छा ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी ये भी सोचो। देखो इधर की तरफ फोर्स है mg, है ना, और जैसे ही ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो इसमें ईएमएफ आएगा। कैसे, वेलोसिटी नीचे की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ। तो वेलोसिटी नीचे की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, तो इस तरफ हायर पोटेंशियल आया तो इस तरफ आएगी करंट, है ना, करंट। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ आएगा, करंट इधर, फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आया ऊपर। तो देखो जैसे जैसे वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे जाएगा तो अपन कहें अगर इसको ग्रेविटी खींच रही है तो इसकी वेलोसिटी पहले तो बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये ईएमएफ भी बढ़ेगा। सोच के देखिए, है ना, मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा क्योंकि v बढ़ेगा। तो एक टाइम आएगा, मतलब इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो देखो जैसे पहले मानो mg ज्यादा था तो mg ने v को बढ़ाया, तो v बढ़ा तो ये फोर्स बढ़ा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे ही केस में आती है, जब एक चीज कोई जा रही हो F कांस्टेंट फोर्स के साथ और मैं इस पे पीछे की तरफ एक रेजिस्टिव फोर्स लगाऊं B इंटू वी, जैसा विस्कोसिटी में होता है ना, फोर्स जो हो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो, तो आगे जाके इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो एक टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है जब ये और ये फोर्स इक्वल हो जाते हैं। अब सीधा लिखोगे कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो mg will be equal to b square l square v upon r. So v is equal to mgr upon b square l square. सेम क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि ये रॉड जो थी ना पहले रेस्ट पे थी और मैं इसे F फोर्स लगा के खींचना स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट रखा है, मैं कहूँ कि रॉड रेस्ट पे थी, मैं इसे F फोर्स लगा के खींचना स्टार्ट करता हूँ, तो बताओ रॉड की कांस्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी। तो जब रॉड की कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी तो आप क्या लिखेंगे, वो F बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के इक्वल होगा। सो v इज इक्वल टू एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है, टर्मिनल वेलोसिटी when F is equal to मतलब external force equal to resisting force। ये आप विस्कोसिटी वगैरह में सीखोगे, कहीं कहीं न्यूटन्स लॉ काइनेमेटिक्स में भी आ जाता है कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो और उसके ऑपोजिट में एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा हो जो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वो फोर्स बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। तो इस टाइप के इसमें फिर कई बार वेरिएशन करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जल्दी लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए अगला टॉपिक है इसी में अपना, ये हो गया रेंज वाले क्वेश्चन, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। रोटेटिंग रॉड में मोशनल ईएमएफ, मान लीजिए बेटा
एक रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक रॉड है जिसे मैंने यहां से हिंज कर दिया है एक पॉइंट से, और ये रॉड ऐसे घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये हिंज के अबाउट घूम रही है। इसकी लेंथ है एल। तो क्या इसमें ईएमएफ होगा? क्या ये एक मूविंग रॉड है? हाँ। क्या ये फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है? क्या हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी और फील्ड और लेंथ आपस में 90 डिग्री पे है? तो बिल्कुल, किसी भी टाइम पे इसके सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस तरफ होती है ना। देखो ये वेलोसिटी लेंथ के 90 डिग्री पे है और फील्ड अंदर की तरफ है, तो बिल्कुल हर टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है रॉड के हर पार्ट की, और जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो लेंथ है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आएगा, और वही बताना है कितना आएगा। तो तो बीवीएल में क्या दिक्कत है? बीवीएल क्यों नहीं आएगा? बीवीएल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बी तो सही है, एल भी सही है। वेलोसिटी में दिक्कत है। वेलोसिटी में क्या दिक्कत है कि इस रॉड का हर पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। इस रॉड का हर पॉइंट, ये पास वाला पॉइंट कम वेलोसिटी, सब पूरा रॉड सर्कल में घूम रहा है ना, तो पास वाला पॉइंट कम वेलोसिटी से जा रहा है, दूर वाला पॉइंट ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है। एंड एट एनी पॉइंट या एनी डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सेस, मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू एक्स। तो जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये दिक्कत है। हाँ, एक बात पता है मुझे कि सबकी वेलोसिटी है सेम ही सेंस में। सबकी वेलोसिटी भले ही चेन डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन एक ही तरफ है। तो आप अगर छोटे छोटे से रॉड मान लो, आप, मैं कहता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन की अप्रोच से। मैं कहता हूँ ना, इसमें छोटे छोटे रॉड मान लो, है कि आप एक काम करो, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाओ और ऐसी dx लेंथ की रॉड मान लो। इस रॉड की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ दिस dx लेंथ रॉड, और ये वेलोसिटी होगी ओमेगा एक्स, है ना। तो आप सोच के देखो, इस छोटी सी रॉड में ईएमएफ कहाँ आएगा? वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर। तो इस छोटी सी रॉड की जगह जो बैटरी लगाऊंगा बेटा, वो ऐसी लगाऊंगा, डीई। ऐसे ही दूसरी बैटरी भी लगेगी डीई, है ना, छोटी छोटी सी ऐसी बैटरी लगेगी। सारी बैटरी एक जैसी ही लगेगी। सोच के देखो ना, ये सारी बैटरी ऐसे लगती जाएगी। मतलब ये कुछ DE1, ये कुछ DE2, ये कुछ DE3, ये कुछ DE4, सबकी पोलरिटी एक ही तरफ है। कैसे? कि वेलोसिटी ऊपर है, फील्ड अंदर है, तो लेफ्ट साइड हाई पोटेंशियल आएगा। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हो, ये हिंज इस केस में हाई पोटेंशियल पे है और ये फ्री एंड इस केस में लो पोटेंशियल पे है। यही उल्टा घूम रहा होता, ये भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यही ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे होती। तो वेलोसिटी नीचे, फील्ड अंदर, तो बाहर की तरफ आ रहा है हाई पोटेंशियल। कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ? हाई पोटेंशियल। तो वो अपन देख सकते हैं कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड लो। सिंपल हैंड रूल यूज करना है। वेलोसिटी कहाँ? थंब की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? फिंगर्स के लॉन्ग में, राइट हैंड पाम रूल में। तो फेस क्या दिखाता है? पाम का फेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे मूविंग चार्ज पे फोर्स निकालते थे, तो जिस तरफ मूविंग चार्ज पे फोर्स आएगा वही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगा, और उस तरफ ही हाई पोटेंशियल होगा। तो मूविंग चार्ज पे फोर्स ऐसे ही निकालते थे, वेलोसिटी, फील्ड। तो ये तो ऐसे ही कहानी थी। आपने को तो ईएमएफ निकालना, निकाल लेते, सिंपल है भाई। ये डी लिख लिया, डी की वैल्यू क्या लिखोगे? बी, वी, और उसकी लेंथ कितनी? डी एक्स। तो डी इज इक्वल टू बी, वी को क्या लिखोगे? ओमेगा एक्स, डी एक्स। इंटीग्रेट कर लो, तो ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे? 0 से एल तक। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। कौन सा हाई पोटेंशियल, कौन सा लो पोटेंशियल देखना बता दिया। ये रही उसकी वैल्यू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस रॉड। ध्यान रखना है। और इसके अंदर ना इसको एक तरीके से और लिखते हैं, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ।
इसको ना ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करो, इसको b लिखो, ओमेगा को लिखो ओमेगा अपॉन 2 पाई को f फ्रीक्वेंसी, और पाई एल स्क्वायर को लिखो एरिया। इसको पढ़ो ये क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू फ्लक्स इनटू एरिया इनटू फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज b इनटू a क्या होता है, फ्लक्स, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकेंड। सो इट इज फ्लक्स स्वेप्ट पर सेकेंड। क्या है, फ्लक्स स्वेप्ट पर सेकेंड। ये पर सेकेंड कितना फ्लक्स स्वीप कर रहा है, और आपको याद हो तो दिस इज इक्वल टू ईएमएफ बाय फैराडे। एक तरह से ये कितना फ्लक्स स्वीप कर रहा है या कितना फ्लक्स है एक चक्कर में, वही तो होता है ईएमएफ, फ्लक्स स्वेप पर सेकेंड या फ्लक्स चेंज पर सेकेंड, दैट इज ईएमएफ। तो ये फैराडे से भी प्रूव हो गया कि यही ईएमएफ है, और इसको अपन यहाँ से भी सोच सकते हैं, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। एक सेकेंड में इतनी फील्ड लाइंस को काटता हुआ जा रहा है, तो जितनी फील्ड लाइंस को काट रहा है उतनी फील्ड लाइंस का फ्लक्स है। फ्लक्स स्वेप्ट पर सेकेंड से भी लिख सकते हैं, ईएमएफ इज फ्लक्स स्वेप्ट पर सेकेंड। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ये कहाँ से कहाँ के बीच की वोल्टेज है, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड फ्री एंड, उनके बीच की डिस्टेंस अगर एल है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फ्री एंड ऑफ द रॉड। कहानी खत्म हुई इसकी। जैसे इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे चेंज करके, जैसे क्वेश्चन कि मान लो एक रॉड है जो यहां से हिंज्ड है, ये हिंज है, ये लेंथ एल है और ये लेंथ 2l है। रुक जाओ, ये क्वेश्चन तुम दे देता हूँ, ये लेंथ 2l है और इस रॉड को ना ऐसे घुमा रहे हैं हिंज के बाद, दिस इज हिंज, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कोई रीजन में क्रॉस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इस रॉड पे, इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को Q मान लो, इस पॉइंट को R मान लो, है ना, P Q R 3 पॉइंट्स हैं। तो आपसे पूछते हैं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा बता दो वी क्यू माइनस वी पी क्या होगा पहला। फिर आपसे पूछ लेते हैं अच्छा ये बता दो कि वी पी माइनस वी आर क्या होगा। ये पूछ लिया आपसे, एक बार क्यू और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक बार पी और आर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल है बताना, देखो मैं बताता हूँ। अगर आप ईएमएफ के बारे में सोचोगे तो इस रॉड को देखो भाई, ये हिंज से लगी हुई एक 2l लेंथ की रॉड है और ये हिंज से लगी हुई एक l लेंथ की रॉड है। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ। तो मैं पहले दोनों में ईएमएफ ड्रॉ कर रहा हूँ। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसके लिए वेलोसिटी ऊपर, फील अंदर, तो ईएमएफ आया लेफ्ट की तरफ, हाई पोटेंशियल मतलब। तो इधर की तरफ बैटरी ऐसे लगेगी, ये अपना क्यू पॉइंट है, ये अपना पी आर पॉइंट है, और इधर इसकी वेलोसिटी नीचे, फील्ड अंदर, तो इसकी वेलोसिटी इसका बैटरी इस तरह से लगाएंगे, है ना। तो ये बैटरी लगा दी, और बैटरी की वैल्यू भी लिख दो। ये बैटरी एल लेंथ की रॉड में लग रही है और वो वी वेलोसिटी, ओमेगा से दोनों ही घूम रहे हैं ना, तो एल लेंथ की रॉड है तो ये बैटरी आएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और ये 2l लेंथ के लिए लग रही है तो ये लगेगा बी ओमेगा
2l स्क्वायर बाई 2 मतलब 2b ओमेगा l स्क्वायर। ये दोनों बैटरी मैंने यहाँ लगा दी। अब ये दोनों बैटरी लग गई तो आपसे जो पूछेगा आप वो बता दोगे। मैं आपसे पूछूं वी क्यू माइनस वी पी, तो क्यू हाई पोटेंशियल पे है, पी लो पोटेंशियल पे है, सो वी क्यू माइनस वी पी इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। मैं आपसे पूछूं वी पी माइनस वी आर, अच्छा मतलब यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पोटेंशियल बढ़ा यहाँ कम हुआ है ना, तो यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा और यहाँ कम हुआ, तो अपन लिख सकते हैं कैसे, वी पी माइनस वी आर को क्या लिखेंगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर, एक मिनट, पी हाई पोटेंशियल क्या होगा, हाँ 2b ओमेगा एल स्क्वायर माइनस b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, so it is 3 by 2 b omega L square. So bp minus br is 3 by 2 b omega L square. ठीक है, देख लो कोई दिक्कत तो बताओ। लिख लो फटाफट। ठीक, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ ले कि वही एक सिंगल रॉड है ना, फील्ड क्रॉस में मान लेता हूँ और इसको ऐसा घुमा रहा है, एल लेंथ की रॉड है, मैं पॉइंट्स के नाम दे रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ 1, 2 इसका सेंटर है और 3 इसका फ्री एंड है, 2 इज द सेंटर। तो आपसे पूछते हैं कि बताओ v1 माइनस v3 क्या होगा, फिर आपसे पूछते हैं बताओ v1 माइनस v2 क्या होगा, फिर आपसे पूछते हैं बताओ v2 माइनस v3 क्या होगा, ऐसे पूछ सकते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो फर्स्ट वाला सबसे आसान है, एल लेंथ की रॉड है और ये हाई पोटेंशियल पे होगा, बैटरी ऐसे लगेगी ना, वेलोसिटी ऊपर फील्ड अंदर, 1 वाला हाई पोटेंशियल पे। अच्छा देखो 1 वाला हाई पोटेंशियल पे है, ये तो है ही सही, और ना बैटरीज ऐसे लग रही हैं, सोच के देखिए डी 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 की सारी बैटरीज ऐसे लग रही हैं एक ही सीक्वेंस में, तो मैं जैसे जैसे अंदर आता जाऊंगा, बाहर से अंदर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, मतलब अगर 2 और 3 में कंपेयर किया जाए तो 2 का पोटेंशियल 3 से ज्यादा होगा, अगर 1 और 2 में कंपेयर किया जाए तो 1 का पोटेंशियल 2 से ज्यादा होगा। तो आप यहाँ से ऐसे ही सोच सकते हो कि 1 का पोटेंशियल 2 से ज्यादा है, 2 का पोटेंशियल 3 से ज्यादा है, क्योंकि बैटरीज ऐड हो रही हैं इधर आकर के, है ना, सीरीज में सबका पोटेंशियल ऐड हो रहा है एक्चुअली। तो मैं अगर v1 माइनस v3 पूछूं तो इसका आंसर तो आएगा b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब मान लो आपसे v1 v2 पूछा जाए, तो देखो ध्यान से, ये l बाई 2 लेंथ की रॉड है और ये अपने केस में आ रहा है एक एंड हिंज्ड, एक एंड इसका हिंज्ड है। यहाँ पे होता था ना कि अगर हिंज वाली एक्सिस और फ्री एंड या हिंज वाली एक्सिस से किसी एक्स डिस्टेंस पे अपन ये बता पाते थे, तो ये हिंज है और ये l बाई 2 लेंथ की रॉड है, तो मैं v1 माइनस v2 को लिख सकता हूँ b ओमेगा l बाई 2 स्क्वायर बाई 2, so it is b ओमेगा l स्क्वायर बाई 8। और मुझे पूरा डिफरेंस पता है और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस पता है, तो ये डिफरेंस कैसे निकाल लूंगा बेटा, माइनस का, तो कितना आ जाएगा 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो रिलेशन था ना बेसिक इंटीग्रेशन का, क्या b ओमेगा dx, b ओमेगा dx dx, इसकी लिमिट चेंज कर देना,
जो इंटीग्रेशन वाला टर्म बना था ना, बी ओमेगा इंटू एक्स डी एक्स, इसकी एक्स यहाँ से लिया था, इसकी लिमिट चेंज कर देना। अगर x की लिमिट 0 से l/2 तक लोगे तो 1 और 2 का आंसर आ जाएगा। अगर x की लिमिट l/2 से l तक लोगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इससे भी ला सकते हो, किसी को यहाँ लगता होगी कैसे हो रहा है, तो इस इंटीग्रल में लिमिट चेंज कर देना, अपने आप आ जाएगा सही से। ठीक है, जल्दी लिखिए। तो ये केस भी हो गया घूमने वाली रॉड का। अब इसमें कई बार ना कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। डिफरेंट टाइप के क्या मतलब, ऐसा कि एक साइकिल व्हील है, जितने उतने बना रहे हैं, एक साइकिल व्हील है, साइकिल व्हील, इसमें कुछ एन स्पोक्स हैं। स्पोक समझते हो ना, ये रॉड जो है ये स्पोक कहलाती है। एन स्पोक्स ऑफ लेंथ आर, रेडियस के लेंथ के बराबर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये यहाँ से हिंज्ड है, और मान लो साइकिल व्हील को अपन ऐसा रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, है ना। और इसको ऐसे साइकिल व्हील को ऐसा, ये व्हील घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, है ना, आर रेडियस। तो पूछते हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड पेरिफेरी। तो इसकी सेंटर और पेरिफेरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो। तो ध्यान से सुनो, खूब सारी रॉड तो है ये, है ना। अच्छा, ये रॉड्स कंडक्टिंग है और ये पेरिफेरी भी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग पेरिफेरी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखो हर रॉड घूम रही है। ये मान लो एक रॉड देखा मैंने, इस रॉड की वेलोसिटी, ये अपने हिंज एक तरफ हिंज है और रॉड ऐसे घूम रही है, तो वेलोसिटी इधर, फील्ड अंदर। तो इस रॉड में बैटरी ऐसी लगेगी, इस रॉड में बैटरी ऐसे लगेगी, ऐसे हर रॉड में बैटरी लगेगी, हर स्पोक में बैटरी लगेगी। अब अगर ध्यान से देखोगे, हर बैटरी का हायर पोटेंशियल इस केस में, क्योंकि घुमा ऐसे रहे, अंदर की तरफ है और लोअर पोटेंशियल बाहर की तरफ। और बेटा अगर आप सोच पाओ तो ये सारी बैटरीज पैरेलल में लगी हुई, सेंटर पे सब कॉमन और बाहर कंडक्टिंग रिम है। इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी सबके लिए सेम है। So all these batteries are connected in parallel. Each EMF, हर बैटरी का EMF कितना है, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि n आइडेंटिकल शेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो नेट EMF कितना आएगा, उतना ही आता है, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अगर मैं कहूँ कि ऐसी 100 बैटरी लगी हुई हैं पैरेलल में तो भी EMF कितना आएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्पोक्स। सेंटर और पेरिफेरी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो स्पोक्स के नंबर पे डिपेंड, ओके, स्पोक्स के नंबर पे डिपेंड नहीं करता। आप एक स्पोक लगाओ, आप 0 लगाओगे। अच्छा मान लो एक ऐसी ही चीज सोच के देखो, सिर्फ एक रिंग घुमा रहे होते तो कोई ईएमएफ आता क्या, सिर्फ एक रिंग घुमा रहे होते ऐसा, जो मतलब इस व्हील में ये स्पोक्स नहीं होते तो ईएमएफ 0 आता। क्यों, बेटा ये रिंग जब घूम रही है ना तो ये किसी फील्ड लाइन को कट ही नहीं कर रही है, मोशनल ईएमएफ नहीं है, ये अपनी जगह पे से घूम रही है बस। जैसे कोई रॉड जब तक इसके अंदर नहीं होगी ना तब तक ईएमएफ नहीं आएगा। फ्लक्स लाइंस को कट करना चाहिए, फील्ड लाइंस को कट करना चाहिए तो जाकर के ईएमएफ आएगा। एक स्पोक हो, 2 स्पोक हो, 100 स्पोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं तो ये कहता हूँ ना कि इसकी जगह ना एक डिस्क को घुमा दो, घुमा दो कंडक्टिंग डिस्क को, ऐसे ही
आर रेडियस की कंडक्टिंग डिस्क है और बी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। कंडक्टिंग डिस्क को आप सोच सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स है ना, तो भी क्या होगा, यहाँ और यहाँ के बीच जितनी भी रॉड लगेंगी सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और आप कहोगे सर कि सर सेंटर माइनस पेरीफेरी, सेंटर और पेरीफेरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। अगर एक कंडक्टिंग डिस्क को भी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रोटेट कर दिया जाए तो उसके सेंटर और पेरीफेरी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। बाई सेम लॉजिक कि आप मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, तो अगर एक साइकिल व्हील में इनफाइनाइट स्पोक्स लगाओ तो डिस्क तो बन जाएगी, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू के नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ इसके सेंटर और पेरीफेरी के अबाउट मैं अगर एक बल्ब लगाऊं तो बल्ब जलने लगेगा है ना। और यही एक्सपेरिमेंट किया था फेरेडे ने बाद में, तो कहा था उन्होंने फेरेडे कॉपर डिस्क जनरेटर, उन्होंने कॉपर डिस्क को ऐसा रोटेट किया था मैकेनिकली है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो उन्होंने देखा था कि कॉपर डिस्क के सेंटर और पेरीफेरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना। और वो जो एक्सटर्नली मैकेनिकली घुमा रहे थे ना, दैट वाज द सोर्स ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो बाहर से अगर घुमाना छोड़ देते तो कुछ टाइम में डिस्क रुक जाती। अगर मैं इसके क्रॉस मान लो एक बल्ब लगा दूं या एक रजिस्टर लगा दूं तो उस रजिस्टर से करंट फ्लो होगी ऐसे, तो अगर मैं उसको घुमाते रहूंगा तो करंट फ्लो होती रहेगी, घुमाना छोड़ दूंगा करंट कम होते होते कुछ टाइम में डिस्क रुक जाएगी क्योंकि वो एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए, ये ना एल कर लेना तो फिर, ताकि दोनों जगह सेम चीज रहे, एल एल। ठीक है, तो ये अपना मोशनल यूनिट ड्यू टू रोटेटिंग सिस्टम खत्म होता है। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी से इसको लिखिए।